नमस्कार दोस्तों, सरोकार शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। अपन पीछे वाला टॉपिक पढ़े थे वो वर्ण विचार टॉपिक चल रहा था अपना। तो देखो इसमें सबसे पहले इसमें कल अपन 3 शब्दों के बारे में बात करे थे। सबसे पहले अपना शब्द था हिंदी। पहला शब्द था अपना हिंदी। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपन बात कर रहे थे भाषा। इसके बाद अपन थर्ड नंबर पे बात करे थे व्याकरण। व्याकरण। तो सबसे पहले अपन हिंदी शब्द के बारे में बात कर रहे थे। इसमें अपन पढ़े थे कि हिंदी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिंद प्लस ई प्रत्यय। यानी हिंदी शब्द में अपना प्रत्यय होता है वो कृत प्रत्यय होता है। हिंदी शब्द यदि प्रत्यय की दृष्टि से पूछे तो हिंदी शब्द है वो अपना तद्धित शब्द है। हिंदी शब्द कैसा है? तद्धितांत शब्द है, क्योंकि हिंदी शब्द में तद्धित प्रत्यय होता है। सॉरी, कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को अपन क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? तद्धितांत। इसके बाद अपन पढ़े थे इसमें कि जो अपनी हिंदी है, इस हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ अपन पढ़े थे हिंद प्रदेश से संबंधित। कौन से प्रदेश से संबंधित? हिंद प्रदेश से संबंधित। इसमें फिर अपन हिंदी शब्द में बात करे थे कि हिंदी शब्द हिंदी है वो उसको हिंदी को राजभाषा कब माना गया था? तो हिंदी को राजभाषा माना गया था 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा माना गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा माना गया। इसलिए 14 सितंबर को अपना कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पे अपन बात करे थे भाषा शब्द। जो भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। भाषा शब्द में भाष धातु और आ प्रत्यय है, यानी भाषा शब्द में अपना कृत प्रत्यय होता है। और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को अपन कौन से शब्द कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। तो भाषा शब्द अपना कैसा शब्द है? कृदंत शब्द है। फिर अपन इसमें भाषा के प्रकार पढ़े। जो अपने भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे पढ़े अपन मौखिक भाषा, दूसरी पढ़े अपन लिखित भाषा, और थर्ड नंबर पे पढ़े थे अपन सांकेतिक भाषा। फिर अपन भाषा के रूप पढ़े थे। जो अपनी भाषा के 5 रूप होते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे भाषा का रूप अपन पढ़े थे, वो अपनी पहली राजभाषा थी, दूसरी मातृभाषा थी, तीसरी राष्ट्रभाषा थी, चौथी प्रादेशिक भाषा, और 5वें नंबर पे पढ़े थे अपन बोली। फिर अपन इसमें पढ़े थे व्याकरण। तो व्याकरण अपना शब्द है। इस व्याकरण शब्द की बात कर रहे थे अपन। तो व्याकरण शब्द के अपन टुकड़े करे थे। तो जो व्याकरण शब्द है इसमें अपना वी उपसर्ग है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ उपसर्ग है। इसके बाद व्याकरण शब्द में अपनी क्री धातु है। और व्याकरण शब्द में प्रत्यय होता है अन्न प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अन्न प्रत्यय। यदि व्याकरण में सार्थक शब्द पूछे तो व्याकरण शब्द में सार्थक शब्द होता है करण। कौन सा है? करण। करण के टुकड़े करें तो क्री धातु और कौन सा प्रत्यय निकलता है? अन्न प्रत्यय निकलता है। इसके बाद अपन व्याकरण की परिभाषा पढ़े थे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा है कि वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं उसे अपन व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के यदि अंगों की बात करें तो अपने व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। 1 नंबर पे आता है अपना वर्ण, सेकंड नंबर पे आता है अपना शब्द, सेकंड नंबर पे है शब्द, और थर्ड नंबर पे आता है आपका वाक्य। यानी अपना क्वेश्चन ये है कि व्याकरण के यदि अंग पूछे तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले वर्ण, इसके बाद आपका शब्द, और इसके बाद अपना क्या आता है? वाक्य। अब सबसे पहले अपन बात कर रहे थे वर्ण की। वर्ण की यदि अपन वर्ण की बात करें तो वर्ण में सबसे पहले परिभाषा पढ़े थे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा है कि ध्वनि के लिखित रूप को ही अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि किसे कहते हैं? मुंह से निकले हुए जो अस्पष्ट वाक चिन्ह होते हैं, वाक यानी बोलने वाले चिन्ह होते हैं, उसी को ध्वनि कहते हैं। और जो ध्वनि का लिखित रूप है उसे अपन वर्ण कहते हैं। फिर अपन पढ़े थे इसमें कि हिंदी में वर्ण के यदि भेद पूछे तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। 1 नंबर पे अपना आता है स्वर। 1 नंबर पे आता है स्वर, और सेकंड नंबर पे आता है अपना व्यंजन। स्वर और व्यंजन। यदि अपन स्वर की बात करें तो स्वर की परिभाषा पढ़े थे कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, या अपन ये बोल सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुंह से वायु बिना बाधित होती हुई बाहर निकलती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यदि अपन हिंदी में स्वरों की बात करें तो अपना क्वेश्चन ये था कि हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार,
कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या पूछे तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। इन 11 स्वरों के अलावा अपन एक स्वर पढ़े थे, ओ स्वर, जिसको हिंदी भाषा में आगत और गृह स्वर कहा जाता है, क्योंकि उस स्वर का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। ठीक है, आगे अपन आज इसमें अगला टॉपिक इसमें इसी में पढ़ेंगे अपन स्वरों के प्रकार। स्वरों के स्वरों के स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार में सबसे पहले 1 नंबर पे पढ़ेंगे अपन जिह्वा की स्थिति के जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं जीवा की स्थिति के आधार पर। किसकी स्थिति के आधार पर? जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। देखो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। 1 नंबर पे आता है आपका अग्रस्वर। 1 नंबर पे आता है अग्रस्वर। इसकी परिभाषा है वे स्वर जिनका उच्चारण वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के आगे के भाग से किया जाता है। जीवा के आगे के भाग से किया जाता है। आगे के भाग से किया जाता है। उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। देखो अग्रस्वरों की परिभाषा है कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के आगे के भाग से किया जाता है, उनको कौन से स्वर कहते हैं? अपन अग्रस्वर कहते हैं। कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के आगे के भाग से किया जाता है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। यदि अपन स्वरों के प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वरों के प्रकार में पहला स्वरों का प्रकार पढ़ रहे हैं, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। अब अपन इसमें पहले क्वेश्चन ये पढ़े थे कि हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो जो 11 स्वर है उन 11 स्वरों को अपने को 3 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? एक तो जीवा के आधार पर पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। यानी वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के आगे के भाग से किया जाता है उन्हें अपन अग्रस्वर कहते हैं, और वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के मध्य के भाग से किया जाता है उन्हें अपन मध्य स्वर कहते हैं, और वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के पीछे के भाग से किया जाता है उन्हें अपन पश्च स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले अग्रस्वरों की बात करें तो अग्रस्वरों की संख्या 5 होती है। जैसे अपन इसमें अग्रस्वर में आएगा आपका ई, ए, आई और री। ये 5 आपके कौन से स्वर होते हैं? अग्रस्वर। 5 कौन से स्वर होते हैं? अग्रस्वर। कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के आगे के भाग से किया जाता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं। आगे देखो सेकंड नंबर पे आएंगे आपके, सेकंड नंबर पे आते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर की परिभाषा है वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से किया जाता है। उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के मध्य के भाग से किया जाता है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं।
जैसे अपने हिंदी में यदि मध्य स्वरों की बात करें तो अपना मध्य स्वर एक ही होता है, वो अपना कौन सा होता है, ए। तो आपको याद रखना है, हिंदी में मध्य स्वरों की संख्या पूछे तो वो कौन सा होता है, ए होता है। जैसे ए को उच्चारण करते हैं तो ए का उच्चारण जीवा के मध्य के भाग से हो रहा है, तो ये कौन से स्वर कहलाते हैं, आपके मध्य स्वर। इसके बाद अपना थर्ड नंबर पे आता है, वो आपका थर्ड नंबर पे आता है पश्च स्वर। कौन सा स्वर, थर्ड नंबर पे आता है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर, इसकी परिभाषा है वे स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण, वे स्वर जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण जिह्वा के, जिनका उच्चारण जिह्वा के, जिह्वा के पीछे, पीछे के, जीवा के पीछे के, पीछे के भाग से किया जाता है, भाग से, पीछे के भाग से किया जाता है, पीछे के भाग से किया जाता है, उन्हें, उन्हें, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। अब स्वरों की संख्या 11 थी, 11 में से 5 तो आपके कौन से हो गए, अग्र स्वर हो गए, एक आपका मध्य स्वर हो गया। अब बाकी बच गए आपके, वो आपके कौन से स्वर होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। जैसे पश्च स्वर कौन कौन से होंगे आपके, जैसे आपका एक तो आ गया इसमें आ, कौन सा आ गया, आ। एक आपका आ गया ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। एक आपका आ गया ओ, और एक आपका आ गया औ। यानी ये 5 स्वर होते हैं, वो अपने कौन से स्वर होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे तो जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। जैसे जीवा की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, 3 प्रकार। जिसमें 1 नंबर पे कौन सा पढ़े अपन, अग्रस्वर, कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के आगे के भाग से किया जाता है, उन्हें कौन से स्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। जैसे अपना आ गया ई, ए, ऐ और री, ठीक है। तो ये 5 आपके कौन से स्वर हो गए, अग्र स्वर हो गए। इसके बाद सेकंड नंबर पे मध्य स्वर की बात करते हैं, कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के मध्य के भाग से, यानी बीच के भाग से किया जाता है, उन्हें कौन से स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। यदि हिंदी में मध्य स्वरों की संख्या पूछे तो वो अपना एक होता है, वो कौन सा होता है, अ होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं अपने पश्च स्वर, कि वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के पीछे के भाग से किया जाता है, उनको कौन से स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। यदि हिंदी में पश्च स्वरों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या होती है 5। जैसे आपका आ गया उ, ओ और औ, ये 5 आपके कौन से स्वर हो गए, पश्च स्वर हो गए। तो ये पहला प्रकार हो गया अपना जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार। आगे देखो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे उच्चारण में, उच्चारण में, उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले, लगने वाले समय के आधार पर, समय के, समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, आधार पर या मात्रा के आधार पर, या मात्रा के, मात्रा के, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, आधार पर स्वरों के, स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर यदि अपन स्वरों की बात करें तो अपने हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। देखो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसमें, तो 3 प्रकार में सबसे पहले 1 नंबर पे आता है, वो आपका आता है रीस्व स्वर, या इसी को बोलते हैं अपन लघु स्वर। रीस्व स्वर या लघु स्वर, रीस्व स्वर या लघु स्वर। सेकंड नंबर पे आता आपका दीर्घ स्वर, सेकंड नंबर पे आता है दीर्घ स्वर, या इसी को बोलते हैं गुरु स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। और थर्ड नंबर पे आता है, वो आपका आता है प्लुत स्वर, थर्ड नंबर पे आता है प्लुत स्वर।
थर्ड नंबर पे आ गया प्लुत स्वर। यानी कहने का मतलब ये है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर यदि स्वरों के प्रकार पूछे तो 3 प्रकार होते हैं। पहला आ गया आपका ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, और तीसरा आता है प्लुत स्वर। या अपन इनको ये भी बोल सकते हैं, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इन्हीं को अपन मूल स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर भी कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। यदि सेकंड नंबर पे बात करें तो इसी को अपन द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। कौन सा? द्विमात्रिक स्वर। इसी को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इन्हीं को अपन संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर? संयुक्त। या इसी को अपन कौन से स्वर भी कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। यदि इसकी प्लुत स्वर की बात करें तो इसको अपन त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? त्रिमात्रिक स्वर। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो अपन इसमें ये पढ़ेंगे एक नंबर पे, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। तो सबसे पहले एक नंबर पे आता है अपना, एक नंबर पे आता है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या इसी का दूसरा नाम है लघु स्वर। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, इसकी परिभाषा होती है वे स्वर जिनका उच्चारण करने में, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें लघु स्वर कहते हैं। उन्हें लघु स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। अपने लघु स्वरों की बात करें तो हिंदी में लघु स्वर होते हैं आपके जैसे आपका आ गया ए, ई, उ और री। यानी हिंदी में लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। तो आपको याद रखना है कि यदि अपन को ह्रस्व स्वर पूछे या लघु स्वर पूछे या एक मात्रिक स्वर पूछे तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। जो कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो ए होगा, एक ई, एक उ और एक आपकी री। तो लघु स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। इसके बाद में सेकंड नंबर पे अपना ये आता है, वो अपन सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। सेकंड नंबर पे आता आपका दीर्घ स्वर, या इन्हीं का दूसरा नाम है वो है गुरु स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, तो इसकी परिभाषा होगी वे स्वर जिनका उच्चारण करने में लघु स्वर से, लघु स्वरों से दुगुना समय लगता है। लघु स्वरों से दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में लघु स्वर से दुगना समय लगेगा वो आपके कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कहते हैं। यदि अपन दीर्घ स्वरों की बात करें कि अपने दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, देखते हैं एक बार। दीर्घ स्वर होते हैं अपने, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। जैसे ए का दीर्घ क्या होगा आपका? आ। तो इसमें एक तो आ जाएगा आपका आ, एक आपकी आ जाएगी इसमें बड़ी ई, एक आपका आ जाएगा इसमें उ, एक ए, एक आई, एक आपका आ जाएगा ओ और एक आपका औ। यानी दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे
तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। यानी आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 7 हो गई। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। इसके बाद अपन यदि बात करें इसमें दीर्घ स्वरों में, अपन विशेष लगा के पढ़ेंगे। इसमें दीर्घ स्वर में विशेष लगा के बात करते हैं। दीर्घ स्वरों को दीर्घ स्वरों को दीर्घ स्वरों को संधि स्वर व संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर व संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर व संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अपने दीर्घ स्वर हैं 7, उन्हीं को संधि स्वर और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो यह सबसे पहला अपना क्वेश्चन ये आता है, इसमें इसी में पढ़ रहे हैं अपन, इसी में आता है जाति के आधार पर दीर्घ स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। जाति के आधार पर दीर्घ स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक नंबर पे तो आते हैं आपके सजातीय स्वर। एक नंबर पे आते हैं सजातीय स्वर। एक नंबर पे आते हैं आपके सजातीय स्वर। देखो अपन दीर्घ स्वर या संधि स्वर या संयुक्त स्वरों की बात करें तो इस 7 पढ़े थे अपन। जैसे आपका आ, जैसे आपकी बड़ी ई, बड़ा ऊ, जैसे आपका ए, आई, आपका ओ और ये औ। ठीक है, तो ये संख्या कितनी पढ़े थे अपन इसमें? 7। ठीक है, अब अपना कहने का मतलब ये है कि जो जाति के आधार पर जो अपने दीर्घ स्वर हैं, इन दीर्घ स्वरों को अपन जाति के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कहने का मतलब है दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, तो इन 7 स्वरों को अपन जाति के आधार पर दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो कौन से? सजातीय स्वर। तो यदि अपन सजातीय स्वरों की परिभाषा पूछे तो इसकी परिभाषा होगी वे स्वर जो समान जाति के स्वरों से, वे स्वर जो समान जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं। समान जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं। समान जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं, वे कौन से स्वर कहलाते हैं? सजातीय स्वर। यानी जिन स्वरों का निर्माण दो समान जाति के स्वरों से हुआ है उसको अपन कौन से स्वर कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। यदि अपन सजातीय स्वरों की बात करें तो अपने सजातीय स्वरों की यदि इनकी संख्या पूछे, सजातीय स्वरों की संख्या, तो अपने हिंदी में सजातीय स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका आ। कौन सा होता है? आ। एक आपकी आ गई ई और एक आपका कौन सा हो गया? ऊ। अब देखो आ का निर्माण हुआ है वो ए प्लस ए से मिलकर हुआ है, यानी ए प्लस ए से मिलकर क्या बना है? आ। और आपकी छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनी है? आपकी बड़ी ई बनी है। ठीक है, इसके बाद आपका छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना? आपका बड़ा ऊ। क्या बना है? बड़ा ऊ। तो कहने का मतलब है ए प्लस ए दोनों समान जाति के हैं, तो ए और ए से मिलकर क्या बना है? आ। और ई से मिलकर क्या बनी है? बड़ी ई। और छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर क्या बना है? बड़ा ऊ बना है। देखो इसको अपन एक बार ऊपर भी देखते हैं, एक बार ऊपर देखते हैं। यहाँ पर देखो यदि अपन 3 है, अपन सजातीय स्वरों की 3, जैसे मान लो आपका है इसमें है ए प्लस ए, ए प्लस ए, तो ए और ए मिलकर क्या बना है? आ। उसी प्रकार आपकी ई प्लस ई और ई मिलकर क्या बन गई? बड़ी। यदि अपन इसमें बात करें तो ऊ प्लस ऊ मिलकर आपका क्या बन गया? बड़ा ऊ। कहने का मतलब है एक तो आपका आ, एक आपकी बड़ी ई,
एक आपका बड़ा ऊ, ये तीनों अपने कौन से स्वर कहलाते हैं? सजातीय स्वर कहलाते हैं। यानी इनका निर्माण समान जाति के स्वरों से हुआ है। समान जाति के कैसे? जैसे ए प्लस ए है, दोनों अपने समान जाति के हैं। जैसे ई प्लस ई है, दोनों समान जाति के हैं। ऊ प्लस ऊ है, दोनों समान जाति के हैं। इसलिए अपन सजातीय स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 3। इसके बाद अपन इसमें सेकंड नंबर पे बात करते हैं। वो सेकंड नंबर पे आते हैं आपके विजातीय स्वर। सेकंड नंबर पे आते हैं विजातीय स्वर। जाति के आधार पर दो भागों में बांटा गया था दीर्घ स्वरों को। पहला तो सजातीय, जो सजातीय स्वरों की संख्या 3 हो गई, और सेकंड नंबर पे आते हैं विजातीय स्वर। इसकी परिभाषा होगी वे स्वर जिनका निर्माण वे स्वर जिनका निर्माण भिन्न जाति के निर्माण भिन्न जाति के स्वरों से होता है। भिन्न जाति के स्वरों से होता है, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं उसको? विजातीय स्वर कहते हैं। यदि अपन विजातीय स्वरों की बात करें तो जैसे आपके विजातीय स्वर हैं वो कौन से हैं? एक तो ए, एक आई, एक आता आपका ओ, और एक आता आपका औ। ये आपके 4 स्वर हैं, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। यानी वे स्वर जिनका निर्माण भिन्न जाति के स्वरों से हुआ है वो आपके कौन से स्वर कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ए का निर्माण हुआ है, वो ए का निर्माण हुआ है ए प्लस ई, यानी ए और ई मिलकर क्या बना है? ए। अगर इसकी बात करें तो ए प्लस ए, तो ए और ए मिलकर क्या बना? आपका आई बना है। ओ की बात करें तो ए प्लस ऊ, ए और ऊ मिलकर क्या बना है? ओ। और यदि औ की बात करें तो ए प्लस ओ मिलकर क्या बना? आपका औ बना है। यानी इसका निर्माण देखो ए प्लस ई से हुआ है, तो दोनों भिन्न जाति के स्वर हैं। भिन्न जाति के स्वरों से ए बन रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जिन स्वरों का निर्माण समान जाति के स्वरों से होता है वो तो सजातीय स्वर कहलाते हैं, और वे स्वर जिनका निर्माण भिन्न जाति के स्वरों से होता है वो विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो 7 बताना है। ठीक है। दीर्घ स्वरों को जाति के आधार पर 2 भागों में बांटे अपन। एक तो आपका सजातीय स्वर जो इनकी संख्या 3 होती है, एक विजातीय स्वर जो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद देखो आगे इसी में अपन पढ़ते हैं। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है संयुक्त स्वरों की संख्या। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। तो आपको याद रखना, अगर हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 4। यानी अपने जो विजातीय स्वर हैं वो चारों स्वर आपके कौन से स्वर भी कहलाते हैं? संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। जैसे आपका ए, जैसे आई, जैसे ओ, और आपका ये औ, ये चारों स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? आपके संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो विजातीय स्वर हैं उनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। या इसकी परिभाषा पूछे तो इसकी परिभाषा होगी कि वे स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं उन्हें अपन संयुक्त स्वर कहते हैं। और हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या पूछे तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। आगे देखो, इसी में अपन आगे पढ़ेंगे। इसी में अपना 3rd नंबर पे प्रकार आता है, वो आपका 3rd नंबर पे आता है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर आता है? प्लुत स्वर। यानी अपन उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पढ़ रहे थे, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद पढ़े। पहला पढ़े अपन लघु स्वर, दूसरा पढ़े दीर्घ स्वर, अब तीसरा पढ़ेंगे प्लुत स्वर। इस प्लुत स्वर का यदि दूसरा नाम पूछे तो भैया इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। यानी इसकी 3 मात्राएं लगती है, त्रिमात्रिक स्वर। इसकी परिभाषा होती है वे स्वर जिनका उच्चारण करने में वे स्वर जिनका उच्चारण करने में
वे स्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, या लघु स्वरों से या लघु स्वरों से या लघु स्वरों से तिगुना समय लगता है, लघु स्वरों से तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, या इसी को अपन त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। देखो प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यदि प्लुत स्वर की बात करें इसमें, तो देखो जो अपना जो प्लुत स्वर है, देखो इसकी परिभाषा देखो 3rd नंबर पे प्लुत स्वर, ये इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, या अपन बोल सकते हैं लघु स्वर, लघु स्वरों से तिगुना समय लगता है, उन्हें अपन प्लुत स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं उनको? प्लुत स्वर कहते हैं। यदि अपन प्लुत स्वरों की बात करें तो भैया प्लुत स्वरों का प्रयोग अपन 2 जगह करते हैं, यानी 2 जगह किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को दूर से बुलाते हैं अपन, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को अपन दूर से आवाज मारते हैं, तो उसको बुलाते समय जिस स्वर का प्रयोग करते हैं वो भी कौन सा होता है? अपना प्लुत स्वर होता है। और एक अपन संस्कृत का मंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे अपन जल चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय, तो जो ये ओम शब्द है आपका, वो भी किस में आता है? आपका प्लुत स्वर में आता है। जैसे अपन इसमें देखो आगे देखते हैं, 1 नंबर पे आता है, सबसे पहले 1 नंबर पे है किसी व्यक्ति को दूर से, किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने में, किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने में इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अपन दूर से बुलाते हैं तो वहां भी अपन कौन से स्वर का प्रयोग करते हैं? प्लुत स्वर का। इसके बाद 2nd नंबर पे आता है आपको संस्कृत के मंत्र उच्चारण में, संस्कृत के मंत्र उच्चारण में, संस्कृत के मंत्र उच्चारण में इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन लिखते हैं ओम, क्या लिखते हैं? ओम। तो ये ओम भी आपका कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। तो आपको याद रखना है, प्लुत स्वर की परिभाषा है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने में लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है या दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। यदि अपन प्लुत स्वरों का प्रयोग पूछे तो अपन किसी व्यक्ति को दूर से बुलाते हैं तो वहां प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, और यदि किसी, जैसे अपन संस्कृत का मंत्र उच्चारण करते हैं तो वहां भी कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपके प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जैसे अपना ओम शब्द है वो अपना कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है। तो ये अपन पढ़े थे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार। आगे देखो 3rd नंबर पे तीसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे। इसमें तीसरा प्रकार है आपका ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं।
यानी अपन होस्ट या होठों की आकृति के आधार पर, होठ शब्द अपन हमेशा बहुवचन में होते हैं, तो होस्ट या होठों की आकृति के आधार पर यदि स्वरों के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार होते हैं? 2। अब देखो अपने देवनागरी लिपि के अनुसार यदि स्वरों की संख्या पूछे तो देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या वही कितनी होती है? 11 होती है। तो वही अपने को 11 स्वरों को 2 भागों में डिवाइड करना है। जो ये 2 प्रकार होते हैं, एक तो वर्ताकार स्वर होते हैं और एक होता अपना अवर्ताकार। तो अपने को जो वर्ताकार स्वर है और अवर्ताकार स्वर है उसमें पूरे 11 स्वर ध्यान देना है। तो देखो इसमें सबसे पहले अपना 1 नंबर पे आता है, वो आपका पहला आता है वर्ताकार स्वर। कौन सा आता है? वर्ताकार स्वर। 1 नंबर पे आता है वर्ताकार स्वर। इसकी परिभाषा है वे स्वर वे स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जिनका उच्चारण करने पर जिनका उच्चारण करने पर होठों की आकृति होठों की होठों की आकृति होठों की आकृति आकृति गोल हो जाती है। होठों की आकृति गोल हो जाती है। गोल हो जाती है। हो जाती है। उन्हें उन्हें वर्ताकार उन्हें वर्ताकार उन्हें वर्ताकार वर्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें वर्ताकार स्वर कहते हैं। भाई कहने का मतलब यह है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठों की आकृति, किसकी आकृति? होठों की आकृति गोल हो जाती है। यदि अपने होठों की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है, तो वो कौन से स्वर कहलाते हैं? अपने वर्ताकार। वर्त कैसा होता है? ऐसा होता गोल। तो जैसे अपन इसमें पढ़ेंगे, जैसे अगर अपन बात करें कि वर्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं, तो एक होता अपना उ जैसे ओ, और एक होता आपका औ। यानी 4 स्वर होते हैं, वो कौन से होते हैं? वर्ताकार। इसकी परिभाषा ये है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने, जैसे अपन बोलते हैं उ ओ औ, तो जैसे अपन उनका उच्चारण करते हैं उ ओ औ, तो इनका उच्चारण करते समय अपने होठों की आकृति या होस्ट की आकृति कैसे हो जाती है? गोल हो जाती है। इसलिए इनको कौन से स्वर कहते हैं? अपन वर्ताकार स्वर कहते हैं। आगे देखो सेकंड नंबर पे आता है इसी का, सेकंड नंबर पे आता है आपके अवर्ताकार स्वर। अवर्ताकार अवर्ताकार स्वर। इसकी परिभाषा आती है वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जिनका वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जिनका उच्चारण करने पर होस्ट की आकृति होस्ट की आकृति गोल नहीं होती है। गोल नहीं होती है उन्हें अवर्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें अवर्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? अवर्ताकार स्वर कहते हैं। यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर अपनी होठों की आकृति गोल नहीं होती है। भाई जिनका उच्चारण करने पर होठों की आकृति अगर गोल हो जाती है तो वे वर्ताकार स्वर होते हैं, और जिनका उच्चारण करने पर होठों की आकृति गोल नहीं होती है तो वो कौन से स्वर कहलाते हैं? आपके अवर्ताकार स्वर कहलाते हैं। यदि अपन अवर्ताकार स्वरों की बात करें तो जैसे अपने अवर्ताकार स्वर होते हैं वो अपने देखो उधर अपन कितने पढ़ चुके? 4। इसके बाद जैसे आपका आ गया मान लो अ, जैसे आपका आ गया आ, ठीक है, जैसे आपकी आ गई ई, जैसे आपका ए, एक आपका आ गया आई, ठीक है, एक में री रह गई, इसमें एक री, ए और ये आई। यानी अपने ये जो 7 स्वर हैं
ये कौन से स्वर कहलाते हैं? अवर्ताकार स्वर कहलाते हैं। यानी अपने 4 स्वर तो वर्ताकार होते हैं और 7 स्वर होते हैं वो अवर्ताकार स्वर होते हैं। तो ये अपन 3rd नंबर पे प्रकार पढ़े होस्ट या होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार, जिसमें पहला पढ़े वर्ताकार और दूसरा पढ़े अवर्ताकार। वर्त होता है अपना गोल होता है, तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठों की आकृति गोल हो जाती है वो तो वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो अपने वर्ताकार स्वरों की संख्या 4 होती है, जैसे उ, ओ, औ। ठीक है। अवर्ताकार स्वर है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठों की आकृति गोल नहीं होती है, उन्हें अपन अवर्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अपना आ गया अ, आ, ई, री, ए, ऐ। तो ये अपने 7 स्वर हो गए, वो कौन से होते हैं? अवर्ताकार स्वर होते हैं। आगे देखो अपन अगला प्रकार पढ़ेंगे, इसमें 4 नंबर पे 4 नंबर पे अपन पढ़ेंगे मुखाकृति के मुखाकृति के मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति के आधार पर स्वरों के मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। देखो सबसे पहला अपन पढ़े जीवा के आधार पर, दूसरा पढ़े उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तीसरा अपन पढ़े होस्ट की आकृति के आधार पर, और चौथा प्रकार इसका पढ़ेंगे अपन मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार? 4 प्रकार। देखो 4 कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे आते हैं, वो आपके आते हैं समृत स्वर। 1 नंबर पे आएगा आपका समृत स्वर। 1 नंबर पे आएगा समृत स्वर। 2nd नंबर पे आता है अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। इसके बाद 3 नंबर पे आता आपका विवृत स्वर। कौन सा आता है? विवृत स्वर। और 4 नंबर पे आता है अर्ध विवृत। 4 नंबर पे आता आपका अर्ध विवृत स्वर। 4 नंबर पे आ गया आपका अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। 4 नंबर पे हो गया ये अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। देखो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं अपन कि समृत स्वर किसे कहते हैं, विवृत किसे कहते हैं, अर्ध विवृत किसे कहते हैं और अर्ध समृत किसे कहते हैं। सबसे पहले अपने सामने शब्द आ रहा है समृत। इस समृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंद। समृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंद होता है। लेकिन विवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खुला हुआ। तो समृत स्वर की अगर अपन बात करें, इसकी सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं एक एक की। तो देखो सबसे पहले 1 नंबर पे आता है आपका, 1 नंबर पे सबसे पहले आता है समृत स्वर। 1 नंबर पे आता है आपके समृत स्वर, समृत स्वर, समृत स्वर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ, तो भैया इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंद। यानी समृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंद। यदि कि इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी वे स्वर, वे स्वर, वे स्वर जिनका जिनका उच्चारण करने पर, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख्य उच्चारण करने पर मुख लगभग बंद रहता है, मुख लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, उन्हें लगभग बंद रहता है, उन्हें समृत स्वर कहते हैं, उन्हें समृत स्वर कहते हैं, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। जैसे अगर अपन समृत स्वरों की बात करें तो अपने समृत स्वरों की संख्या 5 होती है। जैसे आपका आ गया ई, उ, और एक आपकी री।
तो ये समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 5। यानी अपने कुल देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है। उन 11 में से यदि अपने को समृद्ध स्वर पूछे तो अपने समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है आपका अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। तो इसकी परिभाषा होगी वे स्वर जिनका उच्चारण करने में, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने पर, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुंह आधा बंद रहता है, मुंह आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर, उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। देखो वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुंह अपना आधा बंद रहता है, उनको कौन से स्वर कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। अपने अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या 2 होती है। जैसे आपका एक तो आ गया ए और सेकंड आता आपका ओ, यानी ए और ओ, ये दो आपके कौन से स्वर होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। इसके बाद अपन थर्ड नंबर पे बात करते हैं, वो आपका थर्ड नंबर पे आता है विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, देखो विव्रत स्वर में सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ, विव्रत शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो विव्रत शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे अपने को तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है खुला हुआ। क्या होगा? खुला हुआ। यानी समृद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ तो अपन क्या पढ़े? बंद। लेकिन विव्रत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर अपना मुंह पूरा खुल जाता है, वो कौन से स्वर कहलाते हैं? आपके विव्रत स्वर कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई अपनी, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुंह पूरा खुल जाता है, मुंह पूरा खुल जाता है, मुंह पूरा खुल जाता है, उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। अगर बात करें अपन विव्रत स्वर की, तो जैसे अपना एक होता है विव्रत स्वर, वो कौन सा होता है? आ। कौन सा होता है? आ। यानी जैसे अपन आ बोलते हैं तो अपना मुंह पूरा खुल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि अपन विव्रत स्वरों की संख्या पूछे तो हिंदी में विव्रत स्वरों की संख्या 1 होती है, वो कौन सा होता है? अपना आ होता है। तो पहला अपन पढ़े समृद्ध, दूसरा पढ़े अर्ध समृद्ध, तीसरा अपन पढ़े विव्रत, और 4 नंबर पे, चौथा नंबर पे आएगा आपका, वो आएगा अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। देखो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने पर मुंह आधा खुला हुआ रहता है, मुंह आधा खुला हुआ रहता है, आधा खुला हुआ रहता है, उन्हें अर्धविव्रत, उन्हें अर्धविव्रत स्वर
कहते हैं, उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे अगर इनकी बात करें अपन, तो इनकी संख्या होती है 3। एक तो आपका कौन सा आएगा, ए, एक आएगा आई, और एक आएगा आपका औ। यानी कहने का मतलब ये है कि अपन समरस स्वरों की संख्या 5 पढ़े, अर्ध समरस स्वरों की संख्या 2 पढ़े, एक अपन कौन सा पढ़े, विवृत स्वर पढ़े, और 3 आपके कौन से स्वर हो गए, अर्धविवृत स्वर हो गए। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि अर्धविवृत स्वरों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और इसकी परिभाषा होती है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुंह आधा खुला हुआ रहता है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं, अपन अर्धविवृत स्वर कहते हैं। तो ये अपना 4 नंबर पे चौथा प्रकार अपन पढ़े थे, मुखाकृति के आधार पर, यानी अपनी मुंह की आकृति के आधार पर यदि स्वरों की बात करें तो ये स्वरों की संख्या कितनी पढ़े, अपन 4 प्रकार पढ़े। जो पहला कौन सा पढ़े, समरस स्वर जिनकी संख्या 5 होती है, अर्ध समरस स्वर जिनकी संख्या 2 होती है, विवृत स्वर अपना 1 होता है, वो कौन सा होता है, आ। यदि अर्धविवृत की बात करें तो अपने अर्धविवृत स्वरों की संख्या होती है 3। एक तो आपका ए होता है, एक आई, और एक आपका औ होता है। तो ये 4 प्रकार हो गए, चौथा प्रकार। आगे 5वां प्रकार पढ़ते हैं अपन। 5 नंबर पे आता आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। देखो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। 1 नंबर पे आते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, और 2 नंबर पे आते हैं संधि स्वर, मूल स्वर या संधि स्वर। देखो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे तो 2 प्रकार होते हैं। पहला तो कौन सा हो गया, मूल स्वर, और दूसरा आपका कौन सा होता है, संधि स्वर। अब सबसे पहले अपन 1 नंबर पे बात करते हैं मूल स्वर की। तो इसकी परिभाषा होगी, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति स्वयं हुई, जिनकी उत्पत्ति स्वयं हुई हो उन्हें, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति स्वयं होती है, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति स्वयं होती है, स्वयं होती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उन्हें मूल स्वर कहते हैं। तो हिंदी में यदि मूल स्वरों की संख्या पूछे तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, एक तो ए, एक ई, एक ऊ, और एक आती है आपकी री। तो आपको याद रखना है कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति स्वयं हुई हो, ठीक है ना, स्वयं उत्पत्ति हुई है, वो कौन से स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। तो यदि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या पूछे तो वो कितनी होती है, 4 होती है। अब इसका देखो दूसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है संधि स्वर। 2 नंबर पे आते हैं आपके संधि स्वर। 2 नंबर पे कौन से स्वरों की बात कर रहे हैं अपन, संधि स्वर। संधि स्वर, तो देखो संधि स्वरों की परिभाषा होती है, दो अलग अलग स्वरों से, 2 अलग अलग स्वरों से जिन स्वरों का निर्माण होता है, 2 अलग अलग स्वरों से जिन स्वरों का निर्माण होता है, जिन स्वरों का निर्माण होता है, जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। उन्हें संधि स्वर कहते हैं। यानी 2 अलग अलग स्वरों से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। जैसे आपके संधि स्वर आएंगे, जैसे आपका आ, जैसे ई,
जैसे आपका ऊ, ऊ के बाद जैसे अपन इसमें आ जाएगा आपका ए आई, ऊ के बाद आपकी आ गई ए आई ओ और औ। तो ये अपने संधि स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी हो गई? 7। तो आपको याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। पहला अपन पढ़े मूल स्वर, जो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, ए, ई, उ और री। और यदि अपन संधि स्वरों की बात करें तो 2 अलग अलग स्वरों से जिन स्वरों का निर्माण होता है उनको संधि स्वर कहते हैं। यदि हिंदी में संधि स्वरों की संख्या पूछे तो 7 होती है, जो अपन कौन से पढ़े? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। तो ये आज अपन स्वरों के प्रकार पढ़े थे। नेक्स्ट क्लास में इसी में आगे अपन अगला प्रकार पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का प्रकार। धन्यवाद, थैंक यू, आज यहाँ तक।